Hello, good morning student. So we was here in the last video. We did the half-life period, general reaction for the half-life period. That means you can tell the relation between the concentration of the reactant and half-life period of the reactant from this equation. Okay. So and the amount of substance left after n half-lives is the a naught by 2n. Okay. मतलब कितनी अगर आपको 3 हाफ लाइफ लगा दिए तो उसके बाद कितना सब्सटेंस आपका रह जाएगा. सो वी ऑल डिड दिस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो द रिएक्शंस विच आर नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ट्रूली, जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस under certain conditions they become the reaction of the first order. So these type of reactions are called the pseudo first order reactions. मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये एस्टर है प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस दे फॉर्म द एसिड एंड एल्कोहल. ठीक है, तो ये जो इसमें अगर आप देखो तो ये दो रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर की दिखाई नहीं दे रही रिएक्शन, बट एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वाटर की जो क्वांटिटी है वो मैटर नहीं कर रही. वाटर एक्सेस में है तो वाटर की प्रेजेंस पे ये चीज़ डिपेंड नहीं कर रही, तो वाटर को हम वन लेके चल रहे हैं. तो ये एक्चुअल में जो इसका जो अमाउंट है, जो ऑर्डर है, वो ओवरऑल किस पे डिपेंड कर जाएगा, इस एस्टर पे. ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ऑल्सो द सुक्रोज ब्रेकडाउन. तो सुक्रोज है वो भी, यहाँ पे भी वाटर की बात हो रही है, तो ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है, बट दिस सेम्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशन इफ़ यू टेक द वाटर इन द एक्सेस क्वांटिटी. And sucrose breaks into the glucose and fructose. Okay, so here is the definition, you can read this. Okay, तो कुछ यहाँ पे स्टार मार्क्स हैं दो. T75% या फिर थ्री फोर्थ ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड. तो ये जो टर्म है ये एक न्यूमेरिकल भी कह सकते हो आप इसे, कि 75% जो रिएक्शन होती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 75% रिएक्शन जितनी कंप्लीट होगी वो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उससे डबल टाइम लगेगा. मतलब 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने से डबल टाइम लगता है. सो दिस इज़ द रिलेशन. ये एक न्यूमेरिकली भी सोल्व हो जाएगा, जब जैसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें भी आ जाएगा क्वेश्चन, बट ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि 75% रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50% से डबल टाइम लगेगा. ओके, मतलब हाफ लाइफ पीरियड जो होता है उसका अगर डबल कर दोगे तो उतनी देर में आपकी 75% रिएक्शन होएगी. ऐसा नहीं है कि हाफ लाइफ पीरियड को डबल कर दोगे तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं. तो द so just remember this equation, remember this relation. ठीक है. Also the second relation is T 99.9% is equal to 10 times of T half life. और हाफ लाइफ पीरियड को 10 टाइम्स 10 गुना कर दो तो उसमें कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, 99.9%, नॉट 100%, इट इज़ 99.9%. एंड दिस इज़ आल्सो द न्यूमेरिकल इन द NCERT कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में हाफ लाइफ से 10 गुना ज़्यादा टाइम लगता है. इसको प्रूफ करना है, ये ऐसा कोई एक न्यूमेरिकल है. सो यू कैन लर्न दीज रिजल्ट्स डायरेक्टली आल्सो. ओके, so next one is the EA is the activation energy, and in the last chapter that is the surface chemistry उसमें भी ये कंप्लीट हो चुका था. तो फिर से देखो EA, यहाँ पे राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. या दिस इज़ द ग्राफ. इस ग्राफ में क्या है, रिएक्शन की प्रोग्रेस दिखा रखी है आपको. रिएक्शन की प्रोग्रेस मतलब ये आपका इस साइड रिएक्शन प्रोसीड कर रही है आपकी इस तरफ है. ठीक है, इधर एनर्जी का ग्राफ दिखा रखा है. तो ये जो एनर्जी है, ये जो मार्क करी है ये वाली एनर्जी, ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है. रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है. ठीक है, उसके बाद हमने इसे कुछ एनर्जी दी, मतलब इतने अमाउंट की एनर्जी हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ऊपर वाला जो अमाउंट है. इसके बाद जो रिएक्शन है ये ऐसे प्रोसीड कर रही है, और एक पॉइंट पे जाने के बाद दिस कम्स ओवर द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. मतलब ये जो एनर्जी आपने इसे प्रोवाइड की है, और यू कैन से दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. मतलब रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए जितने अमाउंट में आपको एनर्जी चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. और उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा,
यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है ये पहुँच जाएगी और इसी को बोलते हैं आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी फिर से लोअर होएगी, कम होएगी, ठीक है। तो ये यहाँ है और यहाँ पे जो ये होती है वो होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा कम होगा रिएक्टेंट से, तो ये आपकी होगी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कंप्लीट देखो तो जो सारी टोटल एनर्जी होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये कंप्लीट तो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी सी जो एनर्जी थी वो खुद की एनर्जी थी रिएक्टेंट्स की। उसके बाद ये जो एनर्जी है ये प्रोवाइड की है, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी डिनोटेड बाय द EA। इट इज़ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड हेयर इट बिकम्स द प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये दोबारा आपका रिवाइज हो गया सेकेंड लास्ट चैप्टर से भी, बट एक्चुअली दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो या द नेक्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये भी हो चुका है इसी चैप्टर में स्टार्टिंग की वीडियोस में, बट अगेन वी कैन डू दिस। टेम्परेचर डिपेंडेंस तो आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर पे आपका कांस्टेंट डिपेंड करता है। जब रेट कांस्टेंट स्टार्टिंग में जब इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे, रेट कांस्टेंट का मतलब है के बारे में जो पढ़ रहे थे हम, तो इसके लिए 2 पॉइंट्स लिखाए थे स्टार लगा के कि ये तो एक तो ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे के की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे ये डिपेंड कर सकता है। रूम टेम्परेचर पे के फिक्स रहेगा, बट इफ़ यू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के विल इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सो टेम्परेचर के ऊपर अगर डिपेंड हो तो फिर हमें क्या करना है, तो ये भी एक जनरलाइजेशन पड़ी थी लास्ट वीडियोज़ में, स्टार्टिंग की वीडियोज़ में, कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हो केल्विन में चाहे सेल्सियस में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लॉट तो आपका 10 डिग्री ही राइज होगा ना। तो 10 डिग्री अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट एक टर्म दे दी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसका मतलब है रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री। T+10 मतलब टेम्परेचर जो एक्चुअल था उसमें 10 ऐड करके जो रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट एट टी नोट मतलब जो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था, और जनरली इट इज़ योर रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, और 10 ऐड करोगे तो इट बिकम्स द 308 केल्विन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इन दोनों के अगर रेट कांस्टेंट को आप रेशो निकालते हो तो वो 2 आना चाहिए, और मोस्टली सभी रिएक्शंस के लिए ऐसे जब करके देखा तो ये जो n की जो वैल्यू है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में ही आई है, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, इट वेरीज फ्रॉम 2 to 3। ओके, सो दिस इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जनरली 10 डिग्री राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स का डबल। तो 10 डिग्री राइज वाली जो ये बात है इसको ग्राफिकली भी समझा रखा है कि कैसे इफेक्ट पड़ता है इस सब का। तो दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके रिलेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर। दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर राइज से ऐसा क्या हो रहा है कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स द डबल। सो दिस ग्राफ इज़ फॉर द टेम्परेचर T। तो ये वाला जो बोल्ड किया है लाइन ग्राफ, दिस इज़ फॉर द टी टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, रिएक्शन की प्रोग्रेस जो है कुछ इस हिसाब से हो रही है, ठीक है। अगर आपने 10 डिग्री राइज किया तो रिएक्शन की प्रोग्रेस जो ये जो T+10 वाला है ये वाला ग्राफ फॉलो करेगा, ये वाला ग्राफ फॉलो होगा, ठीक है। तो ये T पे है, ये T+10 पे है। उसके बाद अब देखो तो अंडर द ये जो लास्ट वाला जो है यहाँ पे देखोगे तो इसके अंडर जो फर्स्ट वाला जो टी की बात हो रही है उसके अंडर कितना एरिया आ रहा है, ये इतना सा एरिया आपका आ रहा है। इस एरिया को आप ADCB कह सकते हो, ओके। एंड T+10 की बात करो तो एक्टिवेटेड रिएक्शन तो ये यहाँ तो कम हो गया, लेकिन यहाँ का एरिया अगर देखोगे तो ये इतना आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डबल हो रहा है एक्चुअल में एरिया अंडर द ये जो कर्व हो रहा है। इसे ये जो वैल्यू है ये AFEB बन गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी गेट डबल एट T+10, सो रेट आल्सो डबल। तो मोलिक्यूल्स अगर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पा रहे हैं, सो द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो गेट्स डबल। सो काइनेटिक एनर्जी गेट डबल देन द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो गेट डबल। सो ये ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर रखा था।
टेम्परेचर के साथ 10 डिग्री राइज के साथ कैसे रिएक्शन का रेट डबल हुआ. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमने के की वैल्यू के लिए फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए सभी इक्वेशंस निकाल लिए. लेकिन टेम्परेचर अगर डिपेंडेंट हो, टेम्परेचर की तो हमने किसी भी इक्वेशन में बात ही नहीं की. अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट हो तो उसके लिए रिएक्शन अलग, इक्वेशन अलग यूज़ होगी. एंड दिस टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन इज गिवन बाय द अर्हेनियस एंड कॉल्ड द अर्हेनियस इक्वेशन. You can directly learn this. And the equation is the K is equal to A into e raised to power minus EA upon RT. EA here is the activation energy, R is simple the gas constant, T is the temperature at which you are working, and A is the Arrhenius constant, and you can say it the frequency factor. And this factor e की power जो minus EA upon RT है, this factor is called the Boltzmann factor. ठीक है. तो ये जो फैक्टर है ये किस बारे में बताता है? दिस टेल्स यू अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA. कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी EA है या फिर EA से ज़्यादा है, उनका जो उन मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो इस टर्म से पता चलेगा. दैट टर्म इज़ द बोल्ट्जमैन फैक्टर. ओके. सो इसको सोल्व कर लोगे, क्योंकि इस पार्ट को तो आप सोल्व नहीं कर सकते ना, E की पावर जो भी ये है. तो इसे सोल्व करोगे लॉग लगा के, ये आपका फेवरेट काम है, आप लॉग लगा के इसे सोल्व कर सकते हो. लॉग कहाँ यूज़ करना है? इस इक्वेशन में. इस इक्वेशन में यूज़ करोगे तो लॉग नेचुरल के, इधर लॉग की क्वांटिटी, लॉग की आइडेंटिटी लग जाएगी A इंटू बी वाली, तो प्लस माइनस करके ये सोल्व करोगे. वेरी सिंपल. आप यहाँ तक पहुँचोगे लास्ट में log K2 बाई K1. ठीक है. सोल्व करोगे 3 - 2 करके जैसे भी है, तो log K2 माइनस K1, और ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन दैट E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T2. ठीक है. या तो अर्हेनियस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हो? log K2 बाई K1 जो था उसे log K लिख लिया. ठीक है. log K, तो log K यहाँ आ गया, और log A जो कांस्टेंट है वो हो गया. उसके बाद E अपॉन 2.303 RT, ये सब हो गया. इसे स्ट्रेट लाइन से इक्वेट कर दो, देन यू कैन मेक द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस. इफ़ यू इक्वेट दिस इक्वेशन विद द y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो दिस वाज द कंसेप्ट. ठीक है. ये हो गया आपके पास. सो या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक फ्रॉम योर चैप्टर. या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट करता है? कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन जो है जल्दी हो जाती है. ठीक है. This can be explained on the basis of intermediate complex formation theory, and this theory says that the reactants first combine with the catalyst to form an intermediate complex which is short-lived. तो पहले तो एक कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होकर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी लाइफ जो है काफ़ी कम होती है, एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट बना लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट के साथ जुड़ता है वो एज इट इज़ रिएक्शन से बाहर निकल जाता है. तो ये थ्योरी आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो. कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन को करवाता है. तो यही बात है सारी. ठीक है. तो इस एक्चुअल में जो ग्राफ है वो देखना है. द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोवर्स द पोटेंशियल एनर्जी. जो रिएक्शन को होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो कैटलिस्ट डालने के बाद वो कम हो जाएगी, तभी आपकी रिएक्शन जो है स्पीड से होगी. अभी तक आपने देखते हो जैसे रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अगर उस एनर्जी को ही कम कर दोगे दैट मीन्स आपकी रिएक्शन जो है जल्दी हो जाएगी. तो ये कैटलिस्ट क्या यही काम है. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोवर्स द पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिएक्शन फॉलोज ए न्यू अल्टरनेट पाथवे ऑफ लेस एक्टिवेशन एनर्जी. तो जो कंक्लूज़न है, जो इन सबसे जो एक बात जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिस वजह से रिएक्शन आपकी स्पीड से हो जाती है, स्पीडली हो जाती है. ओके. सो यहाँ पे आ गया ग्राफ. इसके लिए फनी ग्राफ भी है. फनी तो नहीं कह सकते बट हाँ कह भी सकते हो. तो वो मैं शेयर करूँगी ग्रुप में. यू कैन सी फ्रॉम देयर. ओके. तो पहले समझ लो तभी वो समझ आएगा, अदरवाइज़ तो वो वैसे आपके लिए पिक्चर ही होगी और कुछ नहीं. तो विदाउट कैटलिस्ट एंड विद कैटलिस्ट आपको यहाँ पे शो कर रखा है ग्राफ. तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, इधर पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब एनर्जी की जो बातें हैं. जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है दैट इज़ विदाउट कैटलिस्ट, जो हायर लेवल के साथ है दिस वन. ठीक है. तो ये रिएक्टेंट की जगह ही है, प्रोडक्ट की जगह ही है, कोई चेंज नहीं है. लेकिन इस ऊपर वाले ग्राफ में हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रखा,
तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लेके जा रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है। उसके बाद विद कैटलिस्ट, आपने कैटलिस्ट यूज़ किया किसी रिएक्शन में, तो आपको जो ग्राफ है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम यूज़ हुई, प्रोडक्ट अपनी जगह बना, रिएक्टेंट अपनी जगह था, लेकिन जो रास्ता है वो छोटा हो गया, और रास्ता छोटा किसने किया, कैटलिस्ट ने किया। ओके, so this the lower graph is for with catalyst, is with the list with catalyst, and the upper one is without catalyst. It is very simple. The last one is the collision theory of chemical reaction. Collision theory ये कहती है जैसे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकेंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, कोलिजन्स किसके, मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन करवाने के लिए, ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको बोलोगे आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आपके मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे वही प्रोडक्ट बना पाएंगे आप। अगर आपने 1 लाख मॉलिक्यूल्स आपके पास है रिएक्टेंट में, तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके 1 लाख मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, तो उसमें से कुछ परसेंट ही कोलाइड कर पाते हैं, और उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर कोलिजन इफेक्टिव हुआ, इफ कोलिजन इज इफेक्टिव ओनली देन द प्रोडक्ट कैन फॉर्म। अगर कोलिजन इफेक्टिव का मतलब एक परफेक्ट ओरिएंटेशन के साथ दोनों मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड कर रहे हैं, तभी आप कहोगे कि दोनों कोलिजन जो है इफेक्टिव है। मान लो एक ये है मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल है, अगर इनकी डायरेक्शन यहीं से कंबाइन करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये तो स्फेरिकल बना दिया मैंने, तो स्फेरिकल में तो सारी शेप एक जैसी दिखती है, बट उनकी शेप कुछ अलग होगी। तो अगर एक परफेक्ट ओरिएंटेशन के साथ ये कंबाइन करते हैं तभी आप कहोगे कि प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें है ये कुछ समझा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। अगर इन दोनों दो मॉलिक्यूल है, ये इन दोनों मॉलिक्यूल की शेप कुछ ऐसी है, अगर ये आपके इस यहाँ से कोलाइड करते हैं तभी प्रोडक्ट बनेगा, तो ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा, तो इफेक्टिव होगा। अगर ये किसी और डायरेक्शन से कंबाइन करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो दिस इज अबाउट द इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। For a collision to be effective, the colliding molecule must have energy more than a particular value called the threshold energy. ये रिपीट है थिंक कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा ये होगी तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा रखा है, इन सब बातों को मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेट कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज द -dx/dt. This is because the reactant getting decrease, that's why minus sign is used here, is equal to k z into f. z is the collision frequency, f is the effective collision। दोनों बातों को ऊपर डिफाइन किया था और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया। ऊपर वाली जो थ्योरेटिकल बात है उसको मैथमेटिकल में बस लिखा है और कुछ नहीं किया। बोल्ट्जमैन फैक्टर्स f से ये भी ये ऊपर पड़ा था, उसको f की वैल्यू रख दी तो k की वैल्यू ये बन जाएगी। सिंपल आपने इसमें वैल्यूज पुट की हैं। तो दोनों द रिएक्शन नॉट अकर इवन आफ्टर हैविंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट मीन्स ओरिएंटेशन इज नॉट प्रॉपर। अगर आपने आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की परफेक्ट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन परफेक्ट नहीं है, वो जिस डायरेक्शन से कोलाइड करना चाहिए था उनको उस डायरेक्शन से कोलाइड नहीं कर रहे, दैट्स वाई द रिएक्शन इज़ नॉट अकरिंग। सो दोनों फैक्टर को ऐड कर दिया तो ये आपके पास टोटल ये आ जाएगा k इज इक्वल टू पी जेड ई माइनस ई रहा। तो दिस वाज द थिंग। कोलिजन थ्योरी का जो कंक्लूजन है तो वो ये निकलेगा कि दो फैक्टर पे काम करती है कोलिजन थ्योरी। फर्स्ट वन इज़ द एनर्जी फैक्टर, सेकंड वन इज़ द ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ये है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए, मतलब ये कंप्लीट इस कोलिजन थ्योरी का जो भी हमने अभी ये कहानी पढ़ी है, इस कहानी का जो सार है वो ये है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो कि उनके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना अमाउंट उनके पास होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सेकेंड बात ये है कि जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स के जो कोलाइड करने की जो डायरेक्शन है वो परफेक्ट होनी चाहिए, अगर वो परफेक्ट होगी तो ही प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो द टू फैक्टर वर्क्स इन द कोलिजन थ्योरी, फर्स्ट वन इज द एनर्जी फैक्टर एंड सेकंड one is the orientation factor. Okay, so this was the chapter. The main portion still left, that is the numerical,
I will make one or two video for the numerical portion, and rest of the numericals you have to try. Okay. Okay, thank you.